हेलो फ्रेंड्स, एबीएम का यूनिट 27 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका एबीएम मॉड्यूल डी है और आपका जो मॉड्यूल डी है ये मॉड्यूल ही अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल डी में से काफ़ी आपके एबीएम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मॉड्यूल बी में से, ठीक है। तो ये दो मॉड्यूल्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी आपका एचआरएम के बारे में है और मॉड्यूल डी आपका पूरा का पूरा कंप्लायंसेस के ऊपर है। कंप्लायंसेस बैंकों को करनी होती है ना, ऑडिट, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल डी उसी के ऊपर है। और मॉड्यूल डी अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका चैप्टर नंबर 27 ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट मतलब जो भी चीजें चल रही हैं, जो रिस्क है, मतलब ऑडिट में हम ये नहीं देखते कि रिस्क को मैनेज करना है, हमें देखना है कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क कैसे हो रहा है। मतलब रिस्क तो रहेगा, हम लोग रिस्क को नहीं रोक सकते, बट जो रिस्क का मैनेजमेंट है वो बैंक सही तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जैसे कोई भी लोन आप देते तो उसमें रिस्क है कि कस्टमर डिफॉल्ट करेगा। कई सारे रिस्क होते हैं ना जब हम कोई भी लोन देते हैं, जैसे मान लीजिए क्रेडिट रिस्क है कि कस्टमर का जॉब चला गया और आपने उसको बिना किसी गारंटी के पर्सनल लोन दे दिया, तो ये भी एक रिस्क है। तो हम रिस्क को तो नहीं रोक सकते, हम रिस्क का जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ऑडिटर का काम है वो है मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, कि बैंक अपने रिस्क को कैसे मैनेज करके चल रहा है, तो वो चेक करने का काम होता है हमारे ऑडिट का, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम लोग इस वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। कंप्लायंस ऑडिट में यही सब की किस तरह से बैंक रिस्क को मैनेज करता है, किस तरह से ऑडिट, जो बैंकों की कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनको रिपोर्ट करती है कौन, आपकी जो ऑडिट होती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है वो आपकी ऑडिट कमेटी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करती है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ बैंक इन मेकिंग। तो कोई भी पर्सन है जो कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहता है किसी भी कंपनी के, किसी भी बैंक के बारे में, तो उसको मालूम होना चाहिए इसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन में उसका हो गया बैलेंस शीट किस तरह से चल रही है, क्या वो प्रॉफिट पे चल रही है, क्या वो लॉस में, तो किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन इट्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी होता है कि आपके पास कैश अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपका पैसा हर जगह पे फंसा हुआ है। तो वो जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में लिक्विडिटी कितनी है, क्या आप सॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट मतलब जो दिवालिया, बैंकरप्ट हो जाए, तो क्या आप सॉल्वेंसी है, मतलब क्या आप लोगों का पैसा रिपे करने की आपके अंदर क्षमता है, आपकी कंपनी में वो क्षमता है या नहीं है। एंड द रिस्क रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज इन इट्स बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस में होती है हमारी असेट्स और लायबिलिटीज होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर कितना रिस्क है आपका, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट में आपका जो जैसे हो जाएगा बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट, तो उसमें किस टाइप का रिस्क है। तो ये सारी चीजें जानना चाहता है कोई भी यूजर जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके बैंक के बारे में कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना चाहता है, ठीक है। कोई पर्सन आपकी कंपनी के, आपके बैंक के शेयर लेना चाहता है, तो वो आपके बारे में जानना चाहेगा ना कि आपकी बैलेंस शीट कैसी है, आप सॉल्वेंट है या नहीं है, आपके पास पैसा रहता है कि नहीं रहता। तो इन सभी चीजों को जानना चाहेगा। कई बार क्या होता है, अगर आप लोगों ने कोई बैलेंस शीट देखी और अगर आप लोगों ने एसएमई ब्रांच में काम किया, तो बैलेंस शीट में साथ साथ क्या रहता है, नोट्स रहता है, नोट्स एंड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन रहती है। तो एक्जैक्टली क्या होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में बहुत सारी चीजें होती है। मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 पूछा असेट का, ठीक है, तो वहां साइड में से नोट लिखा रहेगा और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, कि ये कहाँ से है। जैसे आपने असेट में कोई चीज लिखी कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, वो आपका कंपनी का एक असेट हो गया, तो आपने प्रॉपर्टी लिखी, तो नोट में आप बता सकते हो कि ये प्रॉपर्टी हमने कौन से लोकेशन में ली है और कहाँ से ये, मतलब कितनी इसकी वैल्यू है, तो उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके नोट में रहती है। तो वही बोला है कि जो नोट है या सप्लीमेंट्री जो है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं ताकि ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन लोगों को पता हो जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर वे में समझ पाए, ठीक है। तो कई सारे तरीके जिसकी वजह से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है और इसीलिए जो है लॉट ऑफ अटेंशन हैज बीन पेड टू द इशू ऑफ मार्केट डिसिप्लिन इन बैंकिंग सेक्टर। तो मार्केट डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है बैंकिंग सेक्टर का। वो किस लिए होता है, मार्केट डिसिप्लिन मतलब मार्केट में जो आप डिस्क्लोजर कर रहे हो उस पे। ऐसा तो नहीं कोई बैंक अपनी झूठी मूठी इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, बैलेंस शीट के बारे में लिख रहा है कि हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, हम बिल्कुल भी लॉस में नहीं है, हमने इतने एसेट्स बना लिए, हमारी इतनी अच्छी लिक्विडिटी है। तो कोई पर्सन ऐसा तो नहीं अपनी बैलेंस शीट को गलत दिखा रहा है। एक टर्म होती है ना विंडो ड्रेसिंग, उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग जानबूझ के ऐसे फैक्ट छुपाते हैं ताकि सामने वालों को समझ में ना आए कि क्या है, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए मार्केट डिसिप्लिन लाया जाता है, ठीक है। और मार्केट डिसिप्लिन आपके बेसल का तीसरा पिलर है। बेसल की जो 3 पिलर है उसको याद करने का मैंने आपको तरीका बताया ना, मिनिमम सुपर मार्केट, ऐसा करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। मिनिमम आपका मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी कितना उनको रखना है, सुपरवाइजर जो रिव्यू है आरबीआई उनको देखता है। और मार्केट डिसिप्लिन मतलब मार्केट में कोई झूठ फूट ना बोले, सही इन्फॉर्मेशन रहे, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें, ठीक है। मार्केट डिसिप्लिन ओनली वर्क्स इफ मार्केट पार्टिसिपेंट हैव access to timely and reliable information which enable them to access bank activity and risk in it। तो बोल रहा है मार्केट डिसिप्लिन अच्छे से काम तभी करेगा जब जो यूजर्स है उनको मार्केट डिसिप्लिन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो बैंकों की एक्टिविटी है, उनको फटाफट से वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। और मार्केट डिसिप्लिन अगर रहेगा ना तो उससे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसीलिए जो है बेसल का जो सेकंड फ्रेमवर्क है उसमें भी मार्केट डिसिप्लिन को बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है। बेसल सेकंड में, बेसल थर्ड में मार्केट डिसिप्लिन के बारे में बात की गई है। जो 3 पिलर है ना,
जो बेसल 2 और बेसल 3 में जो 3 पिलर बताए हैं, उसमें से जो थर्ड पिलर है वही आपका मार्केट डिसिप्लिन है। पहला पिलर है आपका मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी और दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू। ठीक है, तो 3 पिलर में से जो तीसरा पिलर है वो है मार्केट डिसिप्लिन। उसको इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट डिसिप्लिन बोलता है कंपनी को, बैंकों को कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट, शेयर होल्डर के साथ, वो सच होना चाहिए, कुछ भी झूठ मूठ नहीं होना चाहिए। आपके बैलेंस शीट को लोग देख रहे हैं, आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देख रहे हैं, तो उसमें कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें इसमें बोली गई है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन बता रखी है कि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स लिए हैं प्लस डिपॉजिटर, जैसे बहुत सारी जनता क्या करती है, बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो उनको मिला के आपका स्टेक होल्डर्स आ जाएगा। तो मार्केट डिसिप्लिन इस बात का ध्यान रखती है कि जो स्टेक होल्डर्स है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे बात की है। फिर यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 1949 का हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। तो इससे पहले क्या होता था कि जो बैंक है, बैंकों के ऊपर कौन, क्योंकि 1949 में तो आया था, पर उससे पहले भी तो कुछ बैंक थे, तो उनके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता था, तो उसके ऊपर जो है कंपनी एक्ट 1956 का जो है वो लागू होता था। कंपनी एक्ट 1956 में था, उससे पहले भी 1926 का कंपनी एक्ट है, तो मतलब पहले से वो चला रहा है, 1949 से पहले का कंपनी एक्ट चला रहा है। तो कंपनी एक्ट बार बार अमेंडमेंट होता गया ना, जैसे 1956, फिर 2013 का भी आपका कंपनी एक्ट है, तो ये बार बार अमेंड होता रहा। तो 1996 में भी कंपनी एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे, और उससे भी पहले जो है कंपनी एक्ट था 1926, तो उस टाइम पे भी कंपनी एक्ट हुआ करता था। तो 1949 में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया, तब से बैंकों को यही वाला एक्ट रेगुलेट करता है, बट उससे पहले जो है कंपनी एक्ट जो है बैंकों को रेगुलेट करता था। तो जो कंपनी एक्ट है उसका मेन फोकस होता था कि जो स्टॉक होल्डर्स है जिन्होंने शेयर्स कंपनी के ले रखे, उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब से आपका बैंकिंग लेजिस्लेशन, मतलब जो बैंकिंग एक्ट आया, तो उसका पर्पस था कि जो हमारे डिपॉजिटर है, जिन्होंने, जनता ने पैसा जमा किया, तो उनके राइट को भी प्रोटेक्ट करना। अब मान लीजिए जनता ने अपना पैसा, अपना जिंदगी भर की कमाई बैंक में एफडी करा रखी है, वो बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया, तो कोई ना कोई तो एक्ट होना चाहिए ना, कोई ना कोई लॉ होना चाहिए जो उस बैंक को कंट्रोल करे, कुछ जनता का पैसा उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तभी से जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, तो ये जो है स्टॉक होल्डर्स, डिपॉजिटर, सबके जो राइट उनको प्रोटेक्ट करता है। तो उसकी यहाँ पे बात की। अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों में कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं, तो बैंकों को कई सारे जो है डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, और वो अलग अलग एक्ट के तहत बैंकों को डिस्क्लोजर करना होता है। डिस्क्लोजर होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, पब्लिकली इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अलग अलग एक्ट के तहत बैंकों को ऐसा करना होता है। तो कौन कौन से एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फिर कंपनी एक्ट 2013, 2014, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताता है, जैसे आपकी कोई लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। ये अकाउंटिंग की ग्रामर है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अकाउंटिंग अगर किया होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी उसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपने जेआईबी में अकाउंटिंग देखा होगा ना, तो एएस से रिप्रेजेंट करता है, और बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग में तो उसको लेके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या है, 12 क्या है, तो इस तरह से भी जो है क्वेश्चन आते हैं। बट इस एक्ट के तहत भी बैंकों को डिस्क्लोजर करना होता है। आरबीआई जो गाइडलाइंस देता है ना, उसके तहत भी, बेसल की जो 3 रिक्वायरमेंट है आरबीआई की गाइडलाइंस में, उसके तहत भी, तो कई सारे एक्ट के तहत बैंकों को डिस्क्लोजर करने होते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करनी होती है। ठीक है, और रोल ऑफ रिस्क बेस, तो यहाँ पे एक लास्ट में लाइन और लिखी है कि जो शेड्यूल 17 और शेड्यूल 18 है ना, उसके तहत भी बैंकों को, शेड्यूल 18 में जो है आरबीआई ने बैंकों को एडवाइस किया है। शेड्यूल 17 में तो बैंकों को बोला है कि सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसीज की जो डिटेल है बैंकों को उसकी समरी देनी चाहिए, और शेड्यूल 18 के तहत बोला है कि नोट्स टू अकाउंट, मतलब अकाउंट्स की डिटेल, जैसे अकाउंट में आपने कुछ लिखा है पर साथ में आपने उसका नोट्स भी बता दिया, ताकि उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स को मिल जाए। फिर यहाँ पे अगली हेडिंग है रोल ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इन इंस्पेक्शन। तो इसका क्या रोल है, जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट वो क्या होती है, इसको आप लोग शॉर्ट पे ऐसे बोल सकते हैं, RBIA। ठीक है, तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का फुल फॉर्म हो गया RBIA। ये क्या होता है, ये क्या काम करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर डिफाइंस रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एज ए मेथोडोलॉजी दैट लिंक इंटरनल ऑडिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी जो ऑडिट है उसको, जो ओवरऑल आपका जो रिस्क है उससे ये जो उसको लिंक करने का काम करती है। ठीक है, तो जो आपकी ऑडिटर्स है, सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है, उन्होंने बोला कि जो आरबीआई है, इट एक्ट एज ए मेथोडोलॉजी दैट लिंक इंटरनल ऑडिट टू द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क को मैनेज करने का फ्रेमवर्क है और जो आपकी ऑडिट है उसको जोड़ने का काम करती है कौन, आरबीआई, यानी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। और ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा। ठीक है, RBIA यानी कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटर्स, इट अलाउज इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू द बोर्ड। तो जो RBIA है ये क्या करता है, जो हमारे इंटरनल ऑडिट है उसको इस बात की एश्योरेंस देता है कि जो बोर्ड है उनको इस बात की एश्योरेंस देता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो सही तरह से काम कर रहा है। जैसा हमने पहले भी बोला कि ऑडिट का काम है कि जो रिस्क है उसका मैनेजमेंट सही तरह से हो।
तो ऑडिट आपके रिस्क को नहीं देखता, ऑडिट आपके रिस्क के मैनेजमेंट को देखता है, ठीक है। ऑडिट मतलब ऑडिट रिस्क को नहीं कवर करता, ऑडिट करता है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, इस पे ऑडिट जो है फोकस होता है आपका, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ऑडिट रिस्क को नहीं बल्कि उसके मैनेजमेंट पे फोकस करता है। तो ऑडिट जो है इस बात का एश्योरेंस देता है बोर्ड को। ऑडिट क्या करता है, बोर्ड को इस बात का एश्योरेंस देता है कि आपकी बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बैंक के, मान लीजिए कि आपके बैंक में जो मैनेजमेंट है रिस्क का वो बहुत सही तरह से काम चल रहा है, तो इस बात का एश्योरेंस देने का काम कौन करता है, ऑडिट करता है। तो वही वाली लाइन इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो आरबीआई है वो क्या करता है, इट अलाउज इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड एश्योरेंस। तो आरबीआई की वजह से क्या होता है कि जो हमारी इंटरनल ऑडिट है वो एश्योरेंस देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि हमारी जो बैंक है उसमें जो रिस्क का मैनेजमेंट है वो सही तरीके से काम कर रहा है, इफेक्टिवली काम कर रहा है, जिस हिसाब से बैंकों का रिस्क एपेटाइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक काम करेंगे वहां पे रिस्क है ही नहीं, रिस्क तो रहेगा वहां पे। रिस्क में बैंक जो है अपने आप को अच्छे से मैनेज करके चल रहा है, अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहा है, इस बात का एश्योरेंस देता है कौन, इंटरनल ऑडिट। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस बात का एश्योरेंस देता है। फिर सेम लाइन इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है, आरबीआई रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट इज नॉट अबाउट ऑडिटिंग रिस्क। ये आपके रिस्क को मैनेज नहीं करता, ये आपके रिस्क को ऑडिट नहीं करता, बट अबाउट ऑडिटिंग द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो उस रिस्क को ऑडिट करते हैं। मतलब आप सही तरह से मैनेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बात को ज्यादा ध्यान में रखता है। जैसे ऑडिटर आते हैं ना, क्या करते हैं, वो आपके लोन चेक करते हैं कि आपने प्रॉपर उसकी सैलरी चेक की है, अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है नहीं आ रहा। पर्सनल लोन में यही तो सब चेक होता है, उसका अगर मतलब आपने उसका आईडी कार्ड लिया नहीं है, उसकी जेरॉक्स कॉपी अवेलेबल है नहीं है, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड, उसकी सैलरी स्लिप, ठीक है। तो बेसिक चीजें तो वो चेक करता है। तो इससे वो इस बात को फोकस कर रहा है कि हाँ मतलब रिस्क तो है यहाँ पे, बट सही तरह से उसको मैनेज कर रहा है, जान के कि हाँ जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे वो सही तरह से, ठीक है। इट्स फोकस ऑन द प्रोसेस अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट टीम, द रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल रिस्क। ये जो आपकी आरबीआई है इसका मेन फोकस क्या होता है कि जो मैनेजमेंट टीम का जो प्रोसेस है उस पर फोकस करता है कि इंडिविजुअल रिस्क पे क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, ठीक है। कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है जो हम रिस्क को असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट होता है किसी को आंकलन करना, किसको, मूल्यांकन करना। टू डिसाइड ऑन द रिस्पॉन्स टू देम, टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स एंड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड। सो आरबीआई जो है इस बात को देखता है कि इंडिविजुअल रिस्क जो है किस तरह से हो रहा है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्स देता है कौन, आरबीआई है। और क्या प्रोसेस यूज हो रहा है, रिस्क को आप एसेस कर रहे हैं, उसके लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस हिसाब से आप मॉनिटर कर रहे हैं, किस हिसाब से जो रिस्क है उसको आप बोर्ड को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सभी प्रोसेसेस को भी देखने का काम करता है कौन, आरबीआई। फिर उन्होंने एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है कि जो रिस्क है, रिस्क के लिए आप जो रिस्पॉन्स देते हैं और उसकी रिस्पॉन्स देने के बावजूद भी आपका जो है कुछ ना कुछ रेजिडुअल रिस्क यहाँ पे रह जाता है, ठीक है, रिस्क एपेटाइट। तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी इक्वेशन बना रखी है आपकी कि जो इनहेरेंट रिस्क है, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि जो इनहेरेंट रिस्क मतलब हर जगह पे जो भी आप काम करेंगे, जैसे पर्सनल लोन कुछ भी देंगे तो वहाँ पे रिस्क तो रहेगा, तो आपका इनहेरेंट रिस्क हो गया, ठीक है। सो आरबीआई प्रोवाइड एश्योरेंस दैट रिस्पॉन्स इज कोऑर्डिनेटिंग इफेक्टिवली। तो जो रिस्पॉन्स है वो ये बताता है कि जो भी रिस्क है उसका मैनेजमेंट सही तरह से हो रहा है, इस बात का एश्योरेंस देने का वो काम करता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड एश्योरेंस दैट मैनेजमेंट रिस्क प्रोसेस टू आइडेंटिफाई इवेलेट एंड। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना कि ये जो रिस्क का इवेलेशंस करता है, प्रोसेस इसको चेक करता है, उसके लिए मॉनिटर करना, उसको रिपोर्ट करना, ये काम भी करता है, ठीक है। फिर रेजिडुअल रिस्क, तो इतना तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद भी अगर कोई रिस्क हमारा आ गया तो वहाँ पे ये रेजिडुअल रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हमारा रिस्क जो कि बचा हुआ जो रिस्क हो गया ये उसमें आपका रेजिडुअल रिस्क में रहता है। ऑल बैंक शैल अडॉप्ट द रिस्क बेस्ड इंटरनल। तो बोल रहा है कि आरबीआई के मतलब जितने भी बैंक है उनको ये जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है आरबीआई ये अप्रोच अपनानी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो सेम पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ऊपर फिर से लिखे कि जो आपका आरबीआई ये एश्योरेंस देता है कि सारे जो मेजर्स रिस्क को मिटिगेट करने के लिए लिए जाने चाहिए वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट उसका इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज के लिए ऑडिट की जाती है। तो जो भी इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क मतलब जैसे पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, वहाँ पे तो रिस्क तो रहता ही है ना। हाउसिंग लोन में मतलब उसकी जॉब चली गई, पर्सनल लोन में जॉब चली गई और कस्टमर की डेथ हो गई, तो इनहेरेंट रिस्क रहते हैं। तो उसका रिव्यू करता है कि कितना रिस्क है और कंट्रोल्स देखता है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो अवेलेबल है या नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब बेसिक जो चीजें हम लोग लेते हैं ताकि जो है प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकें। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कुछ उसी तरीके से काम करता है कि और ज्यादा आपने फिल्टर लगाए हैं ताकि आप रिस्क से जो है खुद को बचा सको। सेकेंड है रिव्यू द सिस्टम, तो सिस्टम को चेक करता है कि सही तरह से जैसे लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी, कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट या मॉनिटरिंग में कोई कमियां तो नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करता है कौन, आरबीआई। ऐसी एश्योरेंस देता है बोर्ड और टॉप मैनेजमेंट को कि जो आपका रिस्क है उसका मैनेजमेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। टू स्ट्रेंथ कंट्रोल एंड चेक टू एफिशिएंट, तो बैंकिंग जो ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़िया तरह से काम कर रही है नहीं कर रही, ये भी चेक करता है। टू इंश्योर दैट इंस्टीट्यूट्स एंड वेरियंट इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइंस,
तो जो टाइम टू टाइम बैंकों को अलग अलग पॉलिसी अलग अलग गाइडलाइंस को मानना पड़ता है, तो बैंक वैसा कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी गाइडलाइंस का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करने का भी काम करता है। देखता है कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो अपनी ड्यूटी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, अपने हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब जो उसको राइट्स दिए जिस हिसाब से उसकी अथॉरिटी उस हिसाब से वो काम चला रहा है कि नहीं चला रहा। देखना है कि कोई भी पर्सन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा ऑपरेशन लेवल पे। और ये भी देखना, इस बात को भी एग्जामिन करना कि जो वर्क है जो ब्रांच है वहाँ पे जो काम चल रहा है उसमें कोई कमियां तो नहीं रह गई है, मतलब वीक पॉइंट तो नहीं है, मतलब कोई हैकर्स या कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा सकता उसमें, कोई इस तरह की कोई चीजें तो नहीं है, मतलब कोई वल्नरेबिलिटी कोई फ्रॉड इस तरह की कोई चीजें तो नहीं है। तो ब्रांच में या कोई भी कस्टमर का एक्सेस पॉइंट जैसे एटीएम हो गया, तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आसानी से फ्रॉड हो सके, तो ये सब भी चेक करता है। और ये देखता है जो भी सिस्टम और प्रोसेस है वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आरबीआई जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है वो बार बार गाइडलाइंस देती है, डायरेक्शंस देती है, तो ये भी चेक करता है कि वो डायरेक्शन सही तरह से दी गई कि नहीं दी गई। ये भी देखता है कि बैंकों का जो गोल है जो ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, ये भी चेक करने का काम रहता है किसका, आरबीआई। ऐसे कई सारा काम रहता है इसका। और ये भी देखता है कि जैसे जो रिस्क मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, गवर्नेंस प्रोसेस है, वो सही तरह से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसका इवेल्यूशन करना और उसका इफेक्टिवनेस अगर इंप्रूव किया जाए तो कैसे होगा, तो ये चीजें भी चेक करने का काम करता है। ठीक है, तो आरबीआई के कई सारे रूल है। इन सभी रूल को देख के ऑलमोस्ट आपका जो मेन पर्पस है वो रिस्क के आसपास है कि रिस्क का मैनेजमेंट सही तरह से हो। बैंकों में रिस्क क्या हो सकता है, कई तरह से बैंकों को रिस्क हो सकता है। देखिए कोई फ्रॉड हो गया वो भी एक टाइप का रिस्क है, आपने लोन ऐसे कस्टमर को दे दिया जिसकी प्रॉपर सैलरी नहीं थी, परमानेंट नहीं था, वो भी एक फ्रॉड हो गया। ठीक है, वो भी एक रिस्क हो गया। तो कई तरह से बैंकों को रिस्क हो सकता है, तो सब रिस्क को चेक करना, ऐसी चीजें जो रिस्क के आसपास जुड़ी हुई है उसको चेक करना, उसका मैनेज करना, वही इस ऑडिट कमेटी का मेन जो है पर्पस होता है। ये जो ऑडिट होती है ना आरबीआई की, उसका यही मेन पर्पस होता है। फिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखा है कि इंटरनल ऑडिटर ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन शुड कंटिन्यू टू कैप्चर ब्रीच और नॉन कंप्लायंस एंड रिपोर्ट। तो जब भी वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, इंटरनल जो ऑडिटर्स हैं वो जगह जगह अलग अलग ब्रांच में उनको जाना होता है ना इंस्पेक्शन के लिए, तो इनकी जो ऑडिट कमेटी उनको ये लोग रिपोर्ट करते हैं और हर ब्रांच में जाके ये लोग इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो तब जब ये इंस्पेक्शन करते हैं तो इनको देखना पड़ेगा कि कहीं पे कोई ब्रिज तो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात बोली गई उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। नॉन कंप्लायंस जैसे आरबीआई रेगुलेटर है, बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, तो उन्होंने कुछ बोला लेकिन बैंक कुछ और तरह से काम कर रहा है, सॉरी ब्रांच कुछ और तरह से काम कर रही है, तो इस बात को आगे जाके वो रिपोर्ट करते हैं किसको, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, इसको आप सीसीओ बोल सकते हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स। तो जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं वो इसको सीधे रिपोर्ट करते हैं चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को, सेंट्रल ऑफिसर्स को। और फिर जो आपका रिस्क डिपार्टमेंट होता है ना आपका रीजनल ऑफिस है, जनरल ऑफिस में, वहां पे भी जो है एक कॉपी उनको भेजते हैं, उनको भी इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं कहीं पे भी अगर उनको ब्रिज दिखाई देता है, ब्रिज मतलब कुछ कमियां उनको दिखाई देती है, वो आगे रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका यही काम है। आपकी ब्रांच में भी ऑडिटर्स आते होंगे ना, वो क्या करते हैं, आपकी लोन डॉक्यूमेंट्स की फाइलों को चेक करते हैं, आपके जो वाउचर्स है रैंडमली कोई वाउचर्स उनको चेक करते हैं, कोई भी आपसे कोई भी फाइल मांग सकते हैं आपकी रिगार्डिंग, आपके कोई रजिस्टर मांग सकते हैं, और देखते हैं कि सारा काम सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वही काम इनका भी रहता है। सो यहाँ पे इन्होंने 3 लाइन ऑफ डिफेंस की बात की, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में आपके रिस्क टेकर्स हो जाएंगे, जैसे बिजनेस जो फंक्शन चला रहे हैं ना वो आपके रिस्क टेकर्स हो गए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड में आपके रिस्क ओवरसाइट, जो कि रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं। और तीसरे में आपका आता है आपके जो इंटरनल ऑडिटर्स है वो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। ठीक है, तो उसको आप रिस्क एश्योरेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 लाइन ऑफ डिफेंस की बात की, और ये सारे आपके जो बोर्ड है, आपकी जो बोर्ड कमेटी है, ठीक है, उनको जो है ये लोग रिपोर्ट करते हैं, उनको ये इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस पे थोड़ा सा इसमें हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर आने वाले टॉपिक को हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा कुछ आपने खास सीखा नहीं, बस आप लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक देखा होगा। तो यहाँ पे वही देखा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। तो कोई भी बैंक है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कंडीशन कैसी है, ये सॉल्वेंट है या नहीं है, ठीक है, इसके असेट्स और लायबिलिटी में कितना रिस्क है, तो वो सब, और इसकी जो ऑफ बैलेंस शीट है उसकी क्या कंडीशन है, तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे तो कोई भी बैंक झूठ मूठ अपने बारे में लिख देगा कि हमारी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्रॉफिट हुआ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मार्केट डिसिप्लिन आता है। तो मार्केट डिसिप्लिन में ये देखा जाता है कि आप जो भी डिस्क्लोजर कर रहे हैं ना वो सच होना चाहिए, आप कोई झूठ मूठ कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकते। मार्केट डिसिप्लिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको बेसल थर्ड जो बेसल सेकंड फ्रेमवर्क आया था ना, तो वहां पे इसको ऐड कर दिया था। तो ये थर्ड पिलर ऑफ बेसल सेकंड फ्रेमवर्क है। बेसल सेकंड और बेसल थर्ड के 3 पिलर्स हैं। पहला है मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब मिनिमम आपको 9% कैपिटल तो रखनी ही होगी। सेकंड है सुपरवाइजर रिव्यू, जिसमें आरबीआई आपको प्रॉपर कंट्रोल करता है, आप उसको रिपोर्ट करते हैं। तीसरा आपका आता है मार्केट डिसिप्लिन, मतलब आरबीआई इस बात को भी इंश्योर करेगा कि आप जो भी डिस्क्लोजर कर रहे हैं, मार्केट में जो भी बता रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट जो भी आप दे रहे हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो सच होना चाहिए, उसमें कुछ भी झूठ मूठ या फेक इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन बना रखी है,
स्टॉक होल्डर प्लस डिपॉजिटर इज इक्वल टू स्टेक होल्डर्स। स्टॉक होल्डर जिन्होंने कंपनी के शेयर्स लिए, डिपॉजिटर जिन्होंने कंपनी या बैंक में पैसा जमा किया, इनको जोड़ के बोला जाता है स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, अगर आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किए तो आप डिपॉजिटर्स हो गए। अगर आपने 1000 रुपए का कंपनी का शेयर लिया, बैंक का शेयर लिया, तो आप स्टॉक होल्डर्स हो गए। आप दोनों को जोड़ के बोला जाएगा स्टेक होल्डर्स। स्टेक मतलब आपकी हिस्सेदारी है। ठीक है, हिस्सेदारी, इतना स्टेक है, इतना आपका हिस्सा है इस बैंक में, इस कंपनी में। फिर बोल रहे हैं कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था ना 1949, उसके आने से पहले कंपनी एक्ट जो है उसको बैंकों पे चलता था, वो 1956 का। उससे पहले भी 1926 का कंपनी एक्ट है। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से बैंक चलते थे, लेकिन जो कंपनी एक्ट है वो सिर्फ स्टॉक होल्डर्स इनको प्रोटेक्ट करती थी। तो कोई ना कोई चाहिए था जो डिपॉजिटर को भी प्रोटेक्ट करे, इसीलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया था। तो बैंकिंग रेगुलेशन जो है डिपॉजिटर्स, वो जनता जिन्होंने बैंक में अपना पैसा जमा किया, तो उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। अभी के टाइम पे जो बैंक डिस्क्लोजर करते हैं, तो कई एक्ट के तहत बैंकों को डिस्क्लोजर करना होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। वो है बैंकों का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2014, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आरबीआई गाइडलाइंस देता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर को लेके, वो, और बेसल 3 की जो रिक्वायरमेंट है उसको लेके। तो ये सारी की सारी इनको ध्यान में रख के बैंक क्या करता है, अपने डिस्क्लोजर्स करता है। फिर यहाँ पे था कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, उसका क्या काम है, वो क्या करती है, इंस्पेक्शन, उसका क्या रोल है। ठीक है, तो उसी की यहाँ पे बात की है। फिर यहाँ पे बोला है कि जो इंस्टीट्यूट है ना इंटरनल ऑडिटर का, उसने बोला कि जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है वो लिंक करता है इंटरनल ऑडिट को आपकी मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसके साथ ये लिंक करने का काम करते हैं। कौन? आरबीआई। फिर यहाँ पे बोला है कि आरबीआई का काम रिस्क को कंट्रोल करना या ऑडिट करना नहीं है। इसका काम है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो। आपके मैनेजमेंट ऑफ रिस्क को ऑडिट करने का काम रहता है आपके आरबीआई का। ठीक है, ये चेक करता है कि आप इंडिविजुअल रिस्क के लिए कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, आप कौन से प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ताकि आप रिस्क को असेस कर सको, मॉनिटर कर सको, रिपोर्ट कर सको आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पे इन्होंने छोटी सी इक्वेशन भी यहाँ पे बना रखी है। फिर आरबीआई का क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या क्या रोल है, उसकी यहाँ पे बात की है। ये देखता है कि जो हर प्रोडक्ट में, बैंकों का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोसेस, वहां पे रिस्क तो रहेगा। इनहेरेंट मतलब उसमें वो है, रिस्क है, तो उसको किस तरीके से इनहेरेंट रिस्क किस तरह से उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, फर्स्ट या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, तो उसका रिव्यू करने का ये काम करता है। जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है, नहीं हो रही, कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं रह गई है, जो बैंकों की जो एफिशिएंसी है ऑपरेशन को लेके, एक्टिविटी को लेके, वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अलग अलग जो पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है, टाइम टू टाइम बैंक उसको मानता है कि नहीं मानता है। देखता है कि जो बैंक है, जो बैंकों के एम्प्लॉय है, अपनी ड्यूटी में कोई डिलेक्शंस तो नहीं कर रहे हैं, कोई अपनी पावर को गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, जो एक्सेस पॉइंट है वहां पे कोई फ्रॉड होने का चांस तो नहीं है। और वो ये देखता है कि जो आरबीआई गाइडलाइंस देता है या कोई भी स्टैच्यूटरी ऑडिट जो अथॉरिटी गाइडलाइन देती है, तो बैंक उसको मानता है कि नहीं मानता है। ठीक है, जो रिस्क का मैनेजमेंट इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और बैंक जो आपके इंटरनल ऑडिटर्स हैं, वो रीजनल लेवल पे, जोनल लेवल पे जो है किस तरीके से रिस्क को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब इंटरनल ऑडिटर का काम है प्रॉपर इंस्पेक्शन करना और आगे रिपोर्ट इन सबको भेजने का वो काम करता है। फिर यहाँ पे 3 लाइन ऑफ डिफेंस की बात की है। जो रिस्क टेकर्स है, जो कि बिजनेस फंक्शन कर रहे हैं, जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपकी होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। रिस्क ओवरसाइट, जो कि रिस्क को कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपका हो जाएगा, इसमें आपकी आ जाएगी रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस जो है ना, वो हो जाएगी, वो है सेकंड लाइन। और थर्ड में आपका रिस्क एश्योरेंस हो जाएगा। तो ये आपकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इसमें हो जाएगी। फिर प्रिंसिपल, तो इंटरनल ऑडिट के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, तो यहाँ पे इन्होंने टोटल 16 प्रिंसिपल्स की बात की है। ठीक है, इसको जस्ट आप लोग गो थ्रू कीजिए, इतना प्रिंसिपल तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि कौन से प्रिंसिपल में क्या बोला गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टॉपिक में नहीं बोल सकती, क्योंकि इसमें से ज्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा। और अगर पूछेंगे भी चौथा प्रिंसिपल क्या था या पहला कौन सा था, तो आप मुश्किल से शायद याद रख पाए। जस्ट इसको हम लोग गो थ्रू करेंगे एक बार। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल किसके बारे में, मैं इसको रीड भी नहीं करूंगी, सीधे मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी। इसको हम लोग गो थ्रू मतलब रीड नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल बोलता है कि एक इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, वो एक एश्योरेंस देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और जो उसकी कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी, उनको और सीनियर मैनेजमेंट को, कि प्रॉपर तरीके से बैंकों का जो इंटरनल कंट्रोल है, रिस्क मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से काम कर। एश्योरेंस प्रिंसिपल 1 में बोला जाता है। सेकंड प्रिंसिपल किस बारे में बात करता है, ये सारे बात करता है कि जो बैंकों का इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना, वो इंडिपेंडेंट है, जो वो एक्टिविटी कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होकर कर रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, ऑडिटर आके बोल रहा है कि ये फाइल दिखाओ, ठीक है, और पता लगे कि जो है अगर मान लीजिए ऑडिट फंक्शन मिक्स होता है, ठीक है, एक बिजनेस हेड है, उसका काम है बिजनेस को बढ़ाना, तो जो ऑडिट है, ऑडिटर बोल रहा है कि फाइल दिखाओ, तो जो बिजनेस हेड है वो देखेगा कि फाइल में छोटा मोटा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले लिया, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट का लोन था, कस्टमर ने मान लीजिए 2 करोड़ का लोन लिया, तो बिजनेस पर्पज के लिए तो ये अच्छा है, ये अच्छी बात है। पर ऑडिटर कहेगा कि आपने 2 करोड़ का लोन दिया, पर आपने क्या सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, कोई कमी तो नहीं रह गई।
तो बिजनेस फंक्शन बोलेगा चलो कोई नहीं 5-10% चलेगा, इट्स ओके, 5-10% रिस्क एक्स्ट्रा ले लो चलेगा, कोई डॉक्यूमेंट्स आज नहीं तो कल दिखा देगा चलेगा। पर ऑडिटर बोलेगा नहीं, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स अभी देखने हैं। तो कुल मिला के जो ऑडिटर फंक्शन है उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और वो सीधे जो है सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। अगर ऑडिटर मान लीजिए बिजनेस हेड या उन सबको रिपोर्ट कर रहा है, वो तो उसको चुप करा देंगे ना, ऑडिटर को बोलेंगे नहीं ज्यादा परेशान होने की कोई, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह से उसको चुप करा देंगे। तो ऑडिटर फंक्शन को अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, वो क्वेश्चन पूछ सके तभी तो हो पाएगा ना, तभी तो सही तरह से काम हो पाएगा ना। तो इसीलिए जो है ऑडिट फंक्शन इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंटली उसको पावर दी जाए, ताकि वो अपनी ऑडिट एक्टिविटी को सही तरह से काम कर सके। ठीक है, और जो इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, उनको प्रॉपर आपको अथॉरिटी देनी है, प्रॉपर उनको पावर देनी है, ताकि वो सही तरह से अपनी असाइनमेंट, अपनी ड्यूटीज को पूरा कर सके। तो ये बात प्रिंसिपल 2 में लिखी गई है। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? तीसरा प्रिंसिपल बोलता है कि जो ऑडिटर है उसके अंदर प्रोफेशनल मतलब कॉम्पिटेंसी होता है, योग्यता, उसमें अपने काम को करने की योग्यता होनी चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ऑडिटर्स होते हैं जनरली एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम आपका 10 साल का क्रेडिट में लोन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10 साल का आपका ऑपरेशन में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसीलिए मांगते हैं ताकि प्रॉपर प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंसीज है उसको पूरा किया जाए। चौथा प्रिंसिपल बात करते हैं कि इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी से बिना किसी घोटालेबाजी के काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब विश्वसनीयता के साथ वो काम करे। तो ये बात चौथे प्रिंसिपल में की जाती है। पांचवा प्रिंसिपल बोलता है कि बैंकों की जो इंटरनल ऑडिट है उसको लेके पॉलिसी होनी चाहिए, उसमें सारा कुछ उसका पर्पस, स्टैंडिंग अथॉरिटी, वो सारा कुछ मेंशन होना चाहिए। छठा प्रिंसिपल बोलता है कि सारे के सारे जो एक्टिविटी है, चाहे आप आउटसोर्स एक्टिविटी करा रहे हैं, एंड एवरी एंटिटी ऑफ बैंकिंग ग्रुप शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो ऐसा नहीं कि आप ऑडिट सिर्फ बैंकों का ही करा रहे हैं, कोई बैंकों की बैंकिंग ग्रुप है मान लीजिए जिसमें 2-3 बैंक है अलग अलग, तो सभी का ऑडिट होना चाहिए। और बैंकों का कोई काम आउटसोर्स के थ्रू हो रहा है तो वो जो आउटसोर्सिंग कोई कंपनी है उसका भी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी बैंक से जुड़े हुए। तो ये बात छठे प्रिंसिपल में बोली जाती है। सातवां प्रिंसिपल बोलता है कि जो इंटरनल ऑडिट में जो भी आप चीजें बोल रहे हैं ना, तो वो आपके ऑडिट प्लान में प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट functions activities should ensure adequate coverage of matters of regulatory interest within the audit plan। तो आपका ऑडिट प्लान इस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो रेगुलेटरी इंटरेस्ट की कवरेज है वो सारी उसमें होनी चाहिए। आठवां प्रिंसिपल बोलता है बैंक शुड हैव ए परमानेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन। बैंकों का जो इंटरनल ऑडिट है ना वो परमानेंट होना चाहिए। कुछ काम आप लोग आउटसोर्सिंग से करा सकते हैं, कुछ ऐसे बाहर से अपने एक्सपर्ट्स मंगवा लिए, बुलवा लिए, उनसे हो सकता है, पर जनरली ये काम परमानेंटली जो एम्प्लॉय है उनके साथ ही उनसे ही आपको कराना चाहिए। नाइन्थ प्रिंसिपल बोलता है द ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड शुड ओवरसीज द बैंक इंटरनल। तो जो बैंकों का इंटरनल जो ऑडिट चलता है ना, तो उसको देखने का, उसको कंट्रोल करने का काम ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड की करती है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वैसी ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड होती है, तो वो ऑडिट को देखने का काम करती है। लेकिन जो फाइनल जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनल ऑडिट की, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ही होती है। 10वां प्रिंसिपल बोलता है द बोर्ड या आपकी जो ऑडिट कमेटी है शुड ओवरसीज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ मैंडेट। तो जो इंटरनल ऑडिट की जो पॉलिसी बनाई है ना, पॉलिसी की बात हमने देखी कहाँ की थी, यहाँ पे ना 5वें प्रिंसिपल में। तो पॉलिसी के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो सारा कुछ देखने का काम होता है इंटरनल ऑडिट कमेटी का या बोर्ड का। 11वां प्रिंसिपल बोलता है कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो सही तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी से काम चल रहा है। कॉन्फिडेंशियली मतलब जो चीज आपको शेयर नहीं करनी वो आपको कॉन्फिडेंशियल मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप किसके साथ शेयर नहीं कर सकते ना, जैसे आपको कुछ ऑडिट की कुछ इन्फॉर्मेशन उसको आप कॉन्फिडेंशियल के साथ करेंगे, योग्यता के साथ करेंगे, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए जिसको हम लोग कोड ऑफ इथिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज को इंश्योर करेगा कौन? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। 12वां प्रिंसिपल बोलता है कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंटली असेस करना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कितना सही तरह से काम कर रहा है। तो जो उसका असेसमेंट करेगा ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो वो इंडिपेंडेंट होकर उसका असेसमेंट करेगा। 13वां प्रिंसिपल बोलता है कि जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसकी अल्टीमेट, देखिए फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर आ गई। यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट लिखा था ना कि जो आपकी ऑडिट कमेटी होती है ना वो देखती है, देखिए 9th में लिखा था ना कि जो ऑडिट कमेटी है वो देखेगी, वो कंट्रोल करेगी, पर जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ही आएगी। वो पॉइंट नंबर 13 में लिखा है। ठीक है, जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही तरह से काम चल रहा है नहीं चल रहा है, ऑडिट सही तरह से हो रही नहीं हो रही, उसका जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही होती है। ये बात 13 पॉइंट में बोली है। 14वां प्रिंसिपल बोलता है कि regardless of whether experts are hire or contract basis for internal audit the board of directors depend। तो फिर से वही वाली बात अगले प्रिंसिपल में उन्होंने बोल दी, चाहे आप बाहर से किसी एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम ले रहे हो, लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ही होगी। 15वां प्रिंसिपल बोलता है कि
फिर यहाँ पे भी 15 प्रिंसिपल भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ही है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको इंश्योर करना चाहिए एवरी बैंक हैज इट्स ओन इंटरनल ऑडिट फंक्शन, कि हर बैंकों का अपना इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना चाहिए और वो बोर्ड को जो है अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब वो बोर्ड को सारी बात बताएगा एंड रिपोर्ट टू बैंकिंग ग्रुप और होल्डिंग कंपनी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट का जो हेड है उसको सीधे रिपोर्ट करेगा। फिर अगला बोला है जो बैंकिंग ग्रुप या होल्डिंग कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, इट परफॉर्म इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी ऑफ सफिशिएंट स्कोप एट द बैंक टू इनेबल द बोर्ड। तो ये इस तरह से काम करेगा कि जो बोर्ड है वो उनकी चीजों से उनके काम से प्रॉपर सेटिस्फाई हो कि काम सही तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन दोनों से जो है कोई एक चीज जो है इंश्योर करेगा। कौन? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इंश्योरमेंट होनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेटिस्फाई मिलना चाहिए कि हाँ आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरीके से काम कर रहे हो। फिर पहले वाले में बोला है कि आप अकाउंटेबल होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या सीधे आपका जो हेड है उसको आप सीधे के सीधे रिपोर्ट करेंगे। 16वां और जो लास्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि जो बैंक है उसको अपना एक क्वालिटी एश्योरेंस या जो है बैंक शुड मेंटेन ए क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी। तो जो भी आपकी एक्टिविटी होने वाली है उसके लिए आप एक क्वालिटी एश्योरेंस और एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को जो है कवर करेंगे। ठीक है, उसको आप मेंटेन करेंगे। सो 16 प्रिंसिपल में कुछ एश्योरेंस की बात की गई है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की बात की गई है। ठीक है, तो क्या क्या एश्योरेंस है वहाँ पे? तो एश्योरेंस ओवर फ्रॉड रिस्क कंट्रोल, तो किस किस चीज की एश्योरेंस की यहाँ पे बात की है? यहाँ पे बोला है कि एवरी ईयर्स करोड़ और रुपीज आर लॉस टू फ्रॉड। तो बहुत सारा आपने बहुत सारी न्यूज देखी होगी कि हर साल करोड़ों पैसा जो है फ्रॉड की वजह से चोरी हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, फ्रॉड हो जाता है लोगों के करोड़ों रुपए का। तो बोल रहा है कि ज्यादातर जो फ्रॉड देखने को मिले ना तो वो किस वजह से होता है? पोरली डिजाइन कंट्रोल, की प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो रहा था, जो गवर्नेंस थी बहुत वीक थी, मतलब प्रॉपर चीजों को नहीं कंट्रोल किया जा रहा था, या गवर्नेंस सिस्टम जो काम कर रहा था बहुत ज्यादा वीक था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे फ्रॉड जो है हुए। कितने करोड़ ऑफ रुपीज के फ्रॉड हुए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है दे शुड हैव रोबस्ट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल प्रोसीजर्स है वो काफी रोबस्ट, मतलब काफी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मजबूत होगा तो आसानी से जो है फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अब जैसे बैंक क्या करता है कि आपने अगर जैसे अगर आप लोग एसबीआई की बात करें तो किसी आप नए बेनिफिशियरी को ऐड करते हो तो 3 दिन का टाइम लेता है वो। ठीक है, या कुछ बैंक है वहां पर उन्होंने लिमिट लगा रखी है कि अगर कोई नए बंदे को आप ऐड करोगे तो 3 घंटे बाद ही आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सब क्या है? ये लिमिट लगाइए ताकि फ्रॉड आपके साथ कम से कम किया जा सके। जैसे एटीएम है तो एटीएम में भी आपकी लिमिट लगाई कि दिन में आप 40,000 या 50,000 विड्रॉ कर सकते हो। तो इससे क्या है, जितने अमाउंट को फ्रॉड हो सकता था, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख है, पर क्योंकि एटीएम में लिमिट पर डे का है 20,000 रुपए, तो जिस वजह से जो आपका फ्रॉडेस्टर था वो सिर्फ 20,000 रुपए ही निकाल पाया। तो इस तरह की कुछ लिमिट लगाने से क्या होता है कि कम अमाउंट का फ्रॉड होता है। अब किसी को 1 लाख का फ्रॉड हो गया या 20,000 का हो गया तो आपने क्या किया, उसके फ्रॉड को, उसके रिस्क को कम कर दिया। तो वहीं पे जो है एक अच्छा एक मजबूत इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। फिर अगला है द रिस्क ऑफ फ्रॉड शुड बी इंक्लूडेड इन ऑडिट प्लान। तो जो आपने ऑडिट प्लान बनाया ना तो वहां पे आपको इंक्लूड करना है कि फ्रॉड का रिस्क क्या होता है, और जो भी आप ऑडिट असाइनमेंट दोगे तो उसको आप बताओगे कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या कंट्रोल्स करने चाहिए कि ताकि एंटी फ्रॉड कंट्रोल्स मेजर लिया जा सके। मतलब आप एक तो जब आप ऑडिट करोगे तो आप ये भी करोगे कि जो फ्रॉड का रिस्क है तो उसको भी आप अपने ऑडिट प्लान में करोगे, मतलब आप देखोगे कि कहीं भी आप यहाँ पे फ्रॉड तो नहीं हो सकता, तो वो भी आप ऑडिट प्लान में ही ऐड करोगे। फिर जो आपका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होता है ना, जो जिसको आपकी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट करती है, तो उसका हेड हो गया। ठीक है, तो क्या करेगा, ही शुड कंसिडर हाउ द रिस्क ऑफ फ्रॉड इज मैनेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो ये देखिएगा कि किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, एक्सेस द फ्रॉड रिस्क एक्सपोजर, और टाइम टू टाइम फ्रॉड की वजह से कितना रिस्क हो सकता है, तो उसका कितना एक्सपोजर है, मतलब कितना पैसा हमारा फ्रॉड की वजह से डूब सकता है, तो उस चीज को वो असेस करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा, उसको समझेगा। ऑपरेशनली इंटरनल ऑडिट शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फ्रॉड टू, और जो आपके ऑडिटर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप फ्रॉड को रोकना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि इस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, तभी तो आप उसको रोक पाओगे। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इस टाइप का फ्रॉड हो सकता है। और जिस अकाउंट में ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है तो उसको आप रेड फ्लैग इस तरह से जो है उसको इंडिकेट करोगे। फ्रॉड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आपका डॉक्टर है, आप उसको सब बताते हो ना बीमारी के बारे में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे सिर में दर्द हुआ, मेरे पेट में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, तभी आप उसको बताते हो, तभी आपको दवाई लिखते हैं। तो आप एक तरह से डॉक्टर है, ऑडिटर है डॉक्टर्स, उसको फ्रॉड रोकना है। तो फ्रॉड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि जो जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो तो आप उसके लिए एंटी लेके आइए। ठीक है, एंटी मतलब अगर कोई बीच में क्या हो रहा था कि एटीएम में क्या होता था, जहां पे लोग पिन एंटर करते हैं या कार्ड, तो वहां पे स्कैमर होता था जो आपके कार्ड को पूरा का पूरा स्कैन कर लेता। तो अब से एंटी स्कैमर इस तरीके के डिवाइसेस बनने लगे। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि फ्रॉडस्टर्स कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा, और कौन कौन सी फ्रॉड की स्कीम्स क्या क्या सिनेरियो में वो फ्रॉड करते हैं। Evaluate the indicators of fraud and decide whether further action is necessary or whether an investigation should be recommended। तो यहाँ पे बोल रहा है कि
हमें देखना पड़ेगा कि फ्रॉड के इंडिकेटर्स क्या है, उसका इवैल्यूएशन उसको भी हमें जानना पड़ेगा कि ये इंडिकेशंस मिलती है। जैसे आपको बुखार होता है कुछ तो पहले आपको थोड़ा सा वीकनेस से फील होने लग जाती है, तो ऐसे आपके फ्रॉड में क्या क्या इंडिकेटर्स है उसको भी इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और फिर देखना पड़ेगा कि कोई एक्शन लिया जाना चाहिए या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो उसका रिकमेंडेशन भी देगा कौन, आपका जो ऑडिटर है वो। फिर अगला बोला है कि इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल टू प्रिवेंट और डिटेक्ट फ्रॉड। तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है उसको चेक करेगा कि वो इफेक्टिव तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरनल ऑडिटर शुड नॉट इन्वेस्टिगेट फ्रॉड। तो फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना इनका काम नहीं, इनका काम है रिपोर्ट करना और आगे जाके दूसरी ब्रांच में इंस्पेक्शन करना। मतलब अगर ऑडिटर ही फ्रॉड को इंस्पेक्शन करते रहेंगे, इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, तो ये अपना काम कब करेंगे ना। तो इसीलिए जो है इनका काम नहीं होता इन्वेस्टिगेट करना, इनका काम है रिपोर्ट कर देना कि हाँ ऐसा हुआ, ऐसा फ्रॉड हुआ। अनलेस दे हैव स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड टू डू सो। जब तक उनको पूरी की पूरी उस चीज में एक्सपीरियंस नहीं है वैसा काम उसको नहीं करना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आप है मैथ्स के टीचर और आप ही जो है हिंदी के भी टीचर, तो बहुत सारी चीजों को आप पढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं कि इन बच्चों को आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो आपका एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। मतलब आप चाहोगे कि मैथ्स में बच्चे टॉपर करें, फिर आप जो हिंदी पढ़ाते हैं उसका क्या होगा, क्या उसमें बच्चे टॉप नहीं करें। तो इस तरह से आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है जहाँ पे दो चीजें आपके एक साथ जो है मतलब एक चीज के करने की वजह से आपका दूसरा जो चीज है उसको आप अच्छे से नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर आप अपना ऑडिट का काम या बाकी काम देखेंगे, ठीक है, तो अगर आपको दो ही रोल एक साथ दे दिए कि आप ही एक काम को इन्वेस्टिगेट करो, आप ही ऑडिट ढूंढोगे, अगर दोनों काम आप ही करोगे तो आप अपना एक काम अच्छे से नहीं कर पाओगे ना, तो दूसरे काम के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। तो वही बोला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो जो भी आपका असाइनमेंट है उसका प्रॉपर क्या प्लान है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट में रखना, प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना, और क्या आपका ऑब्जेक्टिव है असाइनमेंट का, वो सारी चीजें इसमें बताई जाती है। फिर बोला है कि जो आपका ऑडिट है ना उसका जो अप्रोच है वो रिस्क है, मतलब आपके रिस्क को मैनेज करना, यही इसका अप्रोच होता है। द कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट शुड बी सुपरवाइज बाय हेड। तो जो आपका इंटरनल ऑडिट चल रहा है तो आपका एक हेड होगा, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो वो चेक करेगा कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हुए नहीं हुए, जो क्वालिटी है वो सही तरह से हुई है नहीं है, ठीक है। तो वो सब चेक करने का काम आपके हेड का रहता है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। जो कंप्लाइंसेस है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और सस्टेनेंस ऑफ कंप्लाइंट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग। अगर आपने कोई कंप्लाइंसेस पूरी नहीं की तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या आपके ऑडिट कमेटी उसको ये आगे इन्फॉर्म किया जाएगा, उनको रिपोर्ट किया जाएगा। ऑल पेंडिंग हाई रिस्क एंड मीडियम रिस्क जो पैराज है शुड बी रिपोर्टेड। तो कोई हाई रिस्क या मीडियम रिस्क जो कि भी पेंडिंग है तो वो सब चीजें आपको अपने बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करनी है। कहाँ पे रिस्क कम किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, तो वो सब चीजें उनको बतानी चाहिए। If internal audit reveals that bank management has accepted a level of risk that may be unacceptable high, तो बोल रहा है कि अगर मान लीजिए इंटरनल ऑडिट को लगता है कि आपने रिस्क जरूरत से ज्यादा ले लिया, बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इतना ज्यादा आपने रिस्क ले लिया, तो जो आपका हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है ना वो ये मैटर आपके सीनियर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। अगर इश्यू रिजॉल्व नहीं होता तो आपको बोर्ड या कमेटी तक भी ये मैटर लेके जा सकता है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे इसका कंप्लीट इसमें हो गया। लेट्स फेस इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का यहाँ पर लिंकेज इन्होंने बताया, तो देखिए जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है सीनियर मैनेजमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है। सीनियर मैनेजमेंट को आप सारी बातें बताओगे, कुछ चीज है तो आप आगे बोर्ड या ऑडिट को भी आगे बताओगे, ठीक है। जो आपके सुपरवाइजर्स है उनको आप रिपोर्ट करोगे, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स है वो भी हमारे बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली, देखिए जो आपका इंटरनल ऑडिट है ना, इंटरनल ऑडिट किसको रिपोर्ट करना है, वो आपके बोर्ड को, सीनियर मैनेजमेंट सभी के साथ वो लिंक्ड है, ठीक है। कई बार इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट के साथ मिलकर भी काम करता है ना, तो ये सारा पूरा का पूरा लिंक है। और जो इंटरनल ऑडिट है वो सीनियर मैनेजमेंट को बताएगा, पर अगर कोई बात इस लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाएगी तो वो बोर्ड को आगे भी बता सकता है, तो वही चीज यहाँ पे इसमें लिखी है। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर्स है वो आपका किससे लिंक है, वो आपके सीधे बोर्ड से लिंक्ड है, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर सीधे बोर्ड या ऑडिट कमेटी उसको सीधे की सीधे इन्फॉर्मेशन देगा। चलिए पार्ट 1 में यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना इसको हम लोग पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है ना तो इसको ज़्यादा रिपीट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको नहीं बोल सकती कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसको जस्ट आप लोग एक बार गो थ्रू कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा आपको याद भी नहीं रहेगा इसमें, एक एक पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिए। जैसे प्रिंसिपल नंबर 2 है इंडिपेंडेंट, तो आपको याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है एश्योरेंस देना, जो ऑडिट है वो एश्योरेंस देती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है इंटीग्रिटी, ईमानदारी से सारा काम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है नॉलेज होनी चाहिए, तो उसको स्टोरी बना के आप चाहे तो याद कर सकते हैं। वैसे अभी तक इसके प्रिंसिपल को लेके क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया तो कुछ बोल नहीं सकते, बट मे बी इन फ्यूचर में कुछ पूछ ले तो आप लोग हर किसी का एक एक पॉइंट याद कर लेना, और बाकी तो बाद में पता चलेगा अगर इस वाले प्रिंसिपल से कुछ पूछा जाए। बट जनरली एक एक प्रिंसिपल्स को उठा के ये लोग नहीं पूछते कि इस प्रिंसिपल में क्या है, इतना ज्यादा ये लोग नहीं पूछते, ठीक है।
रिस्क एश्योरेंस की बात की थी कि बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों का पैसा हर साल डूब जाता है, तो पता लगा कि ऑडिट में कुछ कमी रह गई, सॉरी आपके इंटरनल कंट्रोल में कमी रह गई या गवर्नेंस सिस्टम काम नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो इसीलिए जो ऑडिट इस बात को इंश्योर करता है कि प्रॉपर जो इंटरनल ऑडिट का सिस्टम है वो सही तरह से काम करे, प्रॉपर मैनेजमेंट रिस्क सही तरह के साथ हो। जो हेड है इंटरनल ऑडिट वो देखता है कि रिस्क का मैनेजमेंट सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे अकाउंट जहाँ पे ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है उसको रेड फ्लैग अकाउंट्स ऐसे किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि जो इंटरनल ऑडिट है उसका काम इन्वेस्टिगेट करना नहीं है, उसका काम है रिस्क को आगे रिपोर्ट करना। अब आगे की जो अथॉरिटी वो अपना देखेगी कि कैसे उस रिस्क को आगे मैनेज करना है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि जो ऑडिट है, जो कंप्लायंस ऑडिटर है, उनको कुछ लगता है कि बैंकों ने अपने लिमिट से ज़्यादा रिस्क ले लिया, तो आगे सीनियर मैनेजमेंट को बताएंगे। सीनियर मैनेजमेंट भी अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मैटर आगे हेड ऑफिस यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ये जाएगा। और जो आपकी जो कंप्लाइंसेस है उसको मॉनिटर करना, अगर कोई कंप्लाइंसेस के हिसाब से काम नहीं कर रहा तो वो आगे रिपोर्ट करना किसको, ऑडिट कमेटी ऑफ बोर्ड को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये काम हमारे ऑडिटर्स का रहता है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई। चलिए पार्ट 1 आपका हो गया कंप्लीट। पार्ट 2 में आने वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।